हेलो, वेलकम बैक माय चैनल BMC। कैसे हो आप लोग सभी? हाँ, शायद अच्छे ही होंगे। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहे हैं। अब हम इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि किस तरीके से जो ब्लड प्रेशर है वो रेगुलेट कर रहा है, कौन कौन सी मैकेनिज्म है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू BMS एंड MBBS। तो यानी बहुत ध्यान से, यानी बिल्कुल कंसंट्रेट होकर इस वीडियो को देखना है। यदि नेक भी मिस की ये वीडियो तो मैं मना बिल्कुल भी आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। और जो भी है बहुत ध्यान तक होगा। और जो नोट्स हैं जो PDF है, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वहाँ से जो है यानी जो नोट्स को कॉपी करें, उसके बाद स्क्रीन को स्प्लिट करके वीडियो को देखें तो और अच्छे से आपको वीडियो समझ में आएगी। यह चीज़ ध्यानतापूर्वक करेंगे तो बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी। यानी हम स्टार्ट करते हैं आर्टियल ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन, यानी रेगुलेशन ऑफ आर्टियल ब्लड प्रेशर। यानी आर्टियल ब्लड प्रेशर क्या है? आर्टियल ब्लड प्रेशर जो फिजियोलॉजिकल वे में होता है, जो फिजिकल कंडीशन में जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहा था। जिस तरीके से हम बताए थे फिजियोलॉजिकल वे में किस तरीके से हो रहा था, यानी जो हमारा हो रहा था आफ्टर न्यू बॉर्न बेबी बता रहे थे, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 5 ईयर्स, फिर प्यूबर्टी के टाइम, प्यूबर्टी के बाद हम 50 एज, फिर 78, फिर 88 पे बताए थे जो वेरिएशन हो रहा था। और भी मेंटेन्स थे जैसे और भी बताए थे। तो उस तरीके से अब हम पैथोलॉजी यानी हम इसको मेंटेन कैसे हो रहा है, तो कौन कौन सी हमारी मैकेनिज्म है वो हम यहाँ पर डिटेल डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ब्लड प्रेशर। तो यानी स्टार्ट करें, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात आप लोग भूल जाते हैं कि जो रेड आइकन है उसको टच नहीं करते, तो कृपया करके उसको टच करें। और जो बेल है उसको टर्न कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले आए। तो यानी स्टार्ट करें। आर्टियल ब्लड प्रेशर होता है इवन द फिजियोलॉजिकल यानी फिजियोलॉजिकल वे में इसको मेंटेन कैसे होता है। जो बॉडी के हैं 4 सच टाइप हैं, यानी इसमें 4 मैकेनिज्म आती हैं जो इसको रेगुलेट करती हैं। कौन कौन सी रेगुलेट करती है? सबसे पहले नर्वस मैकेनिज्म इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म रेगुलेशन, वो भी अच्छे से इसका डिटेल डिस्कशन पढ़ेंगे। दूसरा है रीनल सिस्टम, यानी रीनल मैकेनिज्म को बोलते हैं लॉन्ग टर्म रेगुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। उसके बाद हार्मोनल मैकेनिज्म, कौन कौन से हार्मोन होते हैं जो इसको रेगुलेट करते हैं, कौन कौन से इंक्रीजेस करता है, किस तरीके से रेगुलेट करते हैं। चौथा है लोकल मैकेनिज्म में 2 टाइप से आता है, कॉन्स्ट्रिक्टर आता है और डायलेटर आता है। तो यानी बहुत ध्यानतापूर्वक देखेंगे इस वीडियो को। आप सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नर्वस मैकेनिज्म का दूसरा नेम है ब्लड प्रेशर। तो जिस तरीके से है नर्वस मैकेनिज्म क्या है? जो नर्वस रेगुलेशन होता है वो रैपिड होता है, बहुत जल्दी होता है। जैसे एक सपोज करो कि आप क्लास में पढ़ रहे हैं और आप बहुत शोर कर रहे हैं, और उस टाइम आपके प्रिंसिपल सर आपके में एकदम आ जाए, सडनली आ जाए, तो आप लोगों की क्योंकि उस टाइम जो सिचुएशन होगी बहुत फास्ट होगी कि बहुत जल्दी आप लोग घबरा जाओगे। जैसे देखोगे यदि प्रिंसिपल सर से डरते होगे तो जब डर जाओगे तो ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ जाएगा। अब क्या होगा? तो उस टाइम जो होता है ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल से एकदम इंक्रीजेस हो जाता है, तो हाइपर हो जाता है। लेकिन बट जब वो चले जाते तब वो ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाता है। तो उसमें कौन कौन सी मैकेनिज्म होती हैं, कैसे होता है, तो वो इसी नर्वस मैकेनिज्म के इंक्लूडेड होता है, के अंतर्गत आता है। नर्वस मैकेनिज्म होती है जो रैपिडली होती है, यह शॉर्ट टर्म रेगुलेशन है, बहुत जल्दी होती है। व्हेन द प्रेशर यानी जो ब्लड प्रेशर होता है वो अल्टर्ड यानी चेंजेस होता है, तो नर्वस मैकेनिज्म बहुत जल्दी उसे वर्क करती है नॉर्मल स्टेज में लाने के लिए।
यानी नर्वस मैकेनिज्म किस तरीके से रेगुलेट करती है, इसमें इसको कौन ऑपरेट करता है, वैसोमोटर सिस्टम। यानी वैसोमोटर सिस्टम इसमें वर्क करता है। वैसोमोटर सिस्टम होता है 3 टाइप से होता है। वैसोमोटर सिस्टम 3 टाइप से होता है, वैसोमोटर सेंटर, वैसोकंस्ट्रिक्टर फाइबर, वैसोडाइलेटर फाइबर। यानी वैसोकंस्ट्रिक्टर सेंटर यानी वैसोकंस्ट्रिक्टर फाइबर और वैसोडाइलेटर फाइबर। यानी वैसोकंस्ट्रिक्टर फाइबर क्या है, इसका सिचुएशन होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ मॉड्यूला ओवलगेटा। यानी मॉड्यूला ओवलगेटा होता है और लोअर पार्ट ऑफ पोन्स में होता है। यानी इसमें कौन कौन से 3 टाइप से इसमें जो वर्क करते हैं, वैसोमोटर कंस्ट्रिक्टर एरिया, वैसोडाइलेटर एरिया और सेंसरी एरिया। यानी वैसोकंस्ट्रिक्टर एरिया को बोलते हैं प्रेशर एरिया और वैसो डायलेटर एरिया को बोलते हैं डिप्रेशर एरिया और सेंसरी एरिया को बोलते हैं जो सेंसेशन वर्क करता है, जो इम्पल्सेस को प्रोड्यूस करता है। और तीसरा इसका सिचुएशन होता है न्यूक्लियस ऑफ टेकस सॉलिटेरियस। यानी वैसोकंस्ट्रिक्टर फाइबर है, वैसोकंस्ट्रिक्टर फाइबर होता है जो मेजर इंपॉर्टेंट रोल निभाता है वैसोडाइलेटर फाइबर्स इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। यानी वैसोमोटर टोन इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट इन रेगुलेटिंग द प्रेशर बाय प्रोड्यूसिंग ए कांस्टेंट पार्टली स्टेट ऑफ कंस्ट्रिक्टर ऑफ द ब्लड वेसल्स। और फिर उसके बाद वैसोडाइलेटर फाइबर इसमें 3 टाइप से होता है। पैरासिम्पैथेटिक वैसोडाइलेटर फाइबर जो प्रोड्यूस करता है एसिटाइल कोलिन हार्मोन्स है। हम हार्मोन मैकेनिज्म में पढ़ेंगे कि एसिटाइल कोलिन किस तरीके से वर्क करता है। तो उसमें फिर एंटीडोमिक फाइबर्स होता है, एंटीडोमिक वैसोडाइलेटर फाइबर और सिंपैथेटिक वैसोडाइलेटर फाइबर्स। यानी 3 आते हैं। सबसे पहले पैरासिम्पैथेटिक वैसोडाइलेटर फाइबर जो प्रोड्यूस कर रहा है एसिटाइल कोलिन को, दूसरा है सिंपैथेटिक वैसोडाइलेटर फाइबर और फिर एंटीडोमिक वैसोडाइलेटर फाइबर। इतना क्लियर हुआ, इतने में कोई प्रॉब्लम कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्योंकि नर्वस मैकेनिज्म इज वेरी टिपिकल। तो यानी नर्वस मैकेनिज्म शॉर्ट टाइम रेगुलेटेड है, रैपिडली होती है। कैसी होती है, रैपिडली होती है। जो ब्लड प्रेशर अल्टर्ड यानी चेंजेस होता है तो उसमें वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन नर्वस मैकेनिज्म। नर्वस मैकेनिज्म है, इसको ऑपरेट कौन करता है, वैसोमोटर सिस्टम। वैसोमोटर सिस्टम 3 टाइप से है। कितने टाइप से, 3 टाइप से। फर्स्ट टाइप है वैसोमोटर सेंटर, दूसरा वैसोकंस्ट्रिक्टर फाइबर, वैसोडाइलेटर फाइबर। 3 वर्क करते हैं। अब इनके अंदर पढ़ेंगे वैसोमोटर सेंटर। वैसोमोटर सेंटर इसका सिचुएशन होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ मॉड्यूला ओवलगेटा एंड लोअर पार्ट ऑफ द पोन्स। इसका सिचुएशन होता है यह 3 टाइप से, ये भी 3 टाइप से। वैसोकंस्ट्रिक्टर एरिया जिसको बोलते हैं प्रेशर एरिया। क्या बोलते हैं, प्रेशर, क्योंकि ये प्रेशर को मेंटेन करता है। उसके बाद वैसोडाइलेटर एरिया जो डिप्रेशर एरिया है। तीसरा सेंसरी एरिया होता है, इसका सिचुएशन है न्यूक्लियस ऑफ सॉलिटेरियस यानी जो होता है ट्रैकस सॉलिटेरियस। वैसोकंस्ट्रिक्टर फाइबर मेजर इंपॉर्टेंट रोल यानी वैसोडाइलेटर फाइबर इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स पर करता है। इसमें वैसोमोटर टोन जो इम्पोर्टेंट रोल निभाती है, जिसका दूसरा नाम है सिंपैथेटिक टोन। क्या है नेम, सिंपैथेटिक वैसोकंस्ट्रिक्टर फाइबर जो इम्पोर्टेंट रोल निभाती है, रेगुलेट करती है ब्लड प्रेशर को बाय प्रोड्यूसिंग ए कांस्टेंट पार्शली स्टेट ऑफ कंस्ट्रिक्टर ऑफ द ब्लड वेसल्स। यानी हमारे हिसाब से अब समझ में आ जाना चाहिए बहुत अच्छे से। एक बार फिर से इसको ध्यानतापूर्वक एक बार अपने नोट्स में देखें तो बहुत अच्छे से आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो इसका सेंटर होता है, जो इसका एक्शन होता है, वैसोमोटर सेंटर का जो एक्शन होता है उसको रेगुलेट कौन करता है, ब्लड प्रेशर को। यानी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, आर्टियल ब्लड प्रेशर को वैसोकंस्ट्रिक्शन या वैसोडाइलेशन। ये 2 टाइप होते हैं। कॉन्स्ट्रिक्ट हमेशा ध्यान रखना है ब्लड प्रेशर को इंक्रीजेस कराता और डायलेशन हमेशा डिक्रीजेस कराता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। इसमें वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, डिपेंड्स होता है बैरो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर्स, हायर सेंटर एंड रेस्पिरेटरी सेंटर।
यानी बैरोरिसेप्टर किस तरीके से वर्क करता है। यानी ये बैरोरिसेप्टर होता है प्रेजेंट होता है कैरोटिड आर्टरी पर और वहाँ की जो ब्लड वेसल्स के ऊपर चिपका होता है। ब्लड वेसल्स के ऊपर चिपका होगा, जब वो देखेगा कि ब्लड वहाँ से उस पर जो वेसल्स पर प्रेशर डालना है तो वो सबसे पहले जो इम्पल्स होती है उसको प्रोड्यूस करेगा, वहाँ पर लेके जाएगा। कहाँ पर लेके जाएगा? कैरोटिड साइनस में ये सिचुएटेड होता है, तो वहाँ पर लेके जाएगा माइंड में, ब्रेन में पार्ट होता है, उसमें पार्ट होता है। कौन कौन ले जाती हैं? यानी वेगस नर्व यानी 9th नर्व्स एंड 10th नर्व्स। और जो 9th नर्व्स क्रेनियल नर्व्स होती है, सिचुएटेड है, ठीक है, बैरोरिसेप्टर इम्पल्सिस 11th एंड 10th नर्व्स के द्वारा ब्रेन में ले जाता है। ब्रेन में जब ले जाएगा तो वहाँ पर पार्ट होता है न्यूक्लियस ऑफ ट्रैकस सोलिटेरियस। जो 2 पार्ट्स होते हैं, वहाँ पर 2 पार्ट्स होते हैं, इनहिबिशन और कॉन्स्ट्रिक्शंस। यानी जो इनहिबिट होते हैं, जो इनहिबिट एरिया होता है और एक स्टिमुलेशन एरिया होता है। यानी इनहिबिट एरिया है तो डायलेशन करेगा और जो कॉन्स्ट्रिक्ट एरिया यानी स्टिमुलेटेड एरिया है तो वहाँ पर ब्रेडिकार्डिया या रिडक्शन इन कार्डियक आउटपुट। यानी डायलेशन करेगा ब्लड वेसल्स को तो वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो जाएगा, और वो यदि ज़्यादा होगा तो जो यानी जो कार्डियक आउटपुट है उसको रिड्यूस कर देगा, जिससे ब्लड प्रेशर जो तुम्हारा है वो नॉर्मल स्टेज में आ जाए। तो यानी इस तरीके से बैरोरिसेप्टर अपना पूरा वर्क करता है। बैरोरिसेप्टर किस तरीके से वर्क करता है? बैरोरिसेप्टर अपना वर्क करता है, बैरोरिसेप्टर सबसे पहले हमेशा ब्लड वेसल्स के ऊपर चिपका रहता है। ब्लड वेसल्स के ऊपर चिपका रहेगा, वहाँ पर जब देखेगा, जब ज़्यादा प्रेशर डालेगा ब्लड वेसल्स पर तो वो एक इन्फॉर्मेशन पहुँचाएगा। किसके द्वारा इन्फॉर्मेशन पहुँचाता है? वेगस नर्व और हाइपोग्लोसल नर्व। यानी वेगस नर्व होती है, यानी सबसे बड़ी वेगस नर्व होती है, यानी वेगस नर्व 11 यानी 9th नर्व्स एंड 10th नर्व्स के द्वारा हमेशा न्यूक्लियस सोलिटेरियस में वहाँ पर पहुँचाएगा इन्फॉर्मेशन। और वहाँ पर 2 पार्ट्स में वहाँ पर इन्विटेशन एरिया होता है और स्टिमुलेशन एरिया होता है। इन्विटेशन एरिया होता है तो डायलेशन करता है ब्लड वेसल्स को और नॉर्मल स्टेज में ब्लड प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर को लाता है। और ब्रेडिकार्डिया होता है ब्रेडिकार्डिया और रिडक्शन इन कार्डियक आउटपुट, तो वो भी नॉर्मल स्टेज में ब्लड प्रेशर को ला देगा। यानी इस तरीके से रीनल मैकेनिज्म अपना यानी जो तुम्हारा है नर्वस मैकेनिज्म इस तरीके से अपना इम्पोर्टेंट रोल निभाती है, यानी रीनल मैकेनिज्म। इसके बाद हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे रीनल मैकेनिज्म। रीनल मैकेनिज्म होती है लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। लॉन्ग टर्म रेगुलेशन क्या कहता है? इसमें जो होती है यानी रीनल मैकेनिज्म से तात्पर्य है इसमें जो किडनी होती है वो इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। इसमें 2 प्रोसेस होती हैं, जो इसको मेंटेन करती है बाय प्रोड्यूसिंग ऑफ ECF और दूसरा करता है एंजियोटेंसिनोजन प्रोसेस। इसका दूसरा नाम है, तो बहुत अच्छे से इसको हम रीनल मैकेनिज्म को पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझना है और नोट्स को ध्यानतापूर्वक देखना है, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। यानी रीनल मैकेनिज्म क्या होता है? जो ब्लड प्रेशर होता है जो बदलता है वो स्लोली बदलता है, इसलिए इसको लॉन्ग टर्म बोला गया। क्यों बोला गया लॉन्ग टर्म? क्योंकि ये स्लोली वर्क करता है, इसलिए इसको लॉन्ग टर्म बोला गया। इसका जो एक्शन दिखता है वो मंथ में दिखेगा, ईयर में दिखेगा, इस तरीके से दिखता है। यानी इसका जो वर्क होता है बहुत स्लोली होता है। इसको मेंटेन करता है। इसमें 2 प्रोसेस होती हैं। सबसे पहले होता है बाय रेगुलेटिंग ऑफ ECF वॉल्यूम, दूसरा होता है थ्रू रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। यानी जो ECF होता है फर्स्ट प्रोसेस क्या है, यानी किस तरीके से बाय रेगुलेट कर रहा है ECF, यानी ECF का दूसरा नाम है एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड होता है जिस तरीके से जो वाटर को मेंटेन करता है। जब ये ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस होता है तो किडनी एक्सक्रीट करती है। जब हमारी बॉडी में ECF बढ़ जाएगा तो उसको मेंटेन करता है किडनी यूरिन के जरिए से, यूरिन के माध्यम से ब्लड को बॉडी से निकाल देती है। किस तरीके से निकालेगी? तो उसमें जो सॉल्ट्स होते हैं, जो वाटर होते हैं, पार्टिकल सोडियम आयंस होते हैं, उनको प्रेशर
डायूरेथिसिस एंड प्रेशर नेट्रीयूरेथिसिस के द्वारा प्रोड्यूस करती है। जो प्रेशर डायूरेथिस होता है एक्सक्रीशन करता है लार्ज अमाउंट में वाटर यूरिन के माध्यम से, जिस तरीके से तुम्हारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। दूसरा प्रोसेस है आपका, दूसरा प्रोसेस है जो है, दूसरी प्रोसेस का नाम क्या है? दूसरी प्रोसेस है जो थ्रोरेनिन एंजियोटेंसिन प्रोसेस या मैकेनिज्म। इसमें क्या कहते हैं, जो किडनी होती है, किडनी हमेशा अपना सबसे पहले जो होता है, यानी जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है तो जो किडनी होती है, किडनी क्या करती है, एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसका नाम होता है रेनिन करती है, तो जुक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस के द्वारा निकालती है रेनिन। तो एंजियोटेंसिन जो होता है, एंजियोटेंसिन 1 उसको हायर करता है ACE जो होता है, और दूसरा है एंजियोटेंसिन सेकेंड, थर्ड है एंजियोटेंसिन थर्ड, और इस तरीके से फोर्थ में भी कन्वर्ट हो जाती है। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जब होते हैं 2 टाइप्स में डिवाइडेड हो जाता है। वैसोकॉन्ट्रैक्टर एरिया ये जाता है जब जो ब्रेन में होते हैं, मेडुला ऑब्लिंगेटा यानी उसको मेंटेन करता है किडनी को, तो वहाँ पर एरिया होते हैं वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर एरिया, वैसोडाइलेटर एरिया। जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर एरिया होता है तो वो सीधा नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, और फिर उसके बाद एड्रिनल जो कॉर्टेक्स होता है वो एल्डोस्टेरोन निकालता है, फिर वह किडनी को देता है, किडनी रीअब्जॉर्प्शन करती है सोडियम एंड वाटर को। उसके बाद जो ECF है यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो बढ़ जाता है। इस तरीके से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। इंक्रीज होने के बाद यह जब नॉर्मल स्टेज में ब्लड आ जाता है तो किस तरीके से आएगा, तो ये चीज़ समझ में आया। यानी फिर तीसरी मैकेनिज्म है हार्मोनल मैकेनिज्म, यानी हार्मोनल मैकेनिज्म है। जो हार्मोनल मैकेनिज्म है इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एड्रिनल हार्मोन्स, नॉर एड्रिनल हार्मोन्स, एड्रिनल एपिनेफ्रॉन और नॉर एपिनेफ्रॉन कहते हैं। उसके बाद थायरॉक्सिन, उसके बाद एल्डोस्टेरोन्स, वैसोप्रेसिन, एंजियोटेंसिन और सेरोटोनिन, यह इनडायरेक्टली यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ब्लड प्रेशर के। यानी जब ये बढ़ेंगे, यह हार्मोन्स बढ़ेंगे तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर जो है वो भी बढ़ जाएगा। यानी जो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन से, ब्रेडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, हिस्टामिन्स है और एसिटाइल कोलिन है। यह जब बढ़ेंगे तो ब्लड प्रेशर कम होगा, जब यह घटेंगे तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से तीसरी प्रोसेस हार्मोन के द्वारा रेगुलेट की जाती है। कौन कौन से हार्मोन है, कुछ तो हार्मोन्स हमने जिस तरीके से हमने रीनल मैकेनिज्म में देखे थे, रेनिन, और भी हमने देखे थे, उसमें भी देखे थे, यानी नर्वस मैकेनिज्म में। यानी चौथी प्रोसेस है लोकल कॉन्स्ट्रिक्टर, यानी लोकल कॉन्स्ट्रिक्टर है या एक लोकल मैकेनिज्म है। 2 टाइप्स होती है, लोकल कॉन्स्ट्रिक्टर और दूसरी है लोकल डायलेटर। हमने बताया था कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब होता है जब ब्लड वेसल्स हमारी कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो उसमें ब्लड कम निकलेगा। जब ब्लड कम निकलेगा तो उस पर ब्लड पर प्रेशर पड़ेगा। जब ब्लड पर प्रेशर पड़ेगा तो ब्लड का जो प्रेशर है वो हाई होगा। जब ब्लड प्रेशर हाई होगा तो जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। और जब वैसोडाइलेटर है तो आराम से, तो ब्लड आराम से निकल रहा है। जब आराम से निकल रहा है तो ब्लड पे कोई प्रेशर ही नहीं आ रहा है, तो उसका जो ब्लड प्रेशर होगा वो डिक्रीज होगा। तो इस तरीके से मैकेनिज्म होती हैं वो निभाते हैं। इसी के ब्लड वेसल के ऊपर होती है लोकल मैकेनिज्म। 2 टाइप से है, लोकल कॉन्स्ट्रिक्टर, लोकल डायलेटर। यानी हमारे हिसाब से आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी। नहीं क्लियर हुई तो आपको पॉज करके देखना और नोट्स को स्प्लिट स्क्रीन करके देखोगे तो बहुत अच्छे से आपको ये वीडियो क्लियर होगी। हमारे हिसाब से आपको ये वीडियो समझ में आई। आपको वीडियो समझ में आई तो जो रेड बटन है उसको टच कीजिए और बेल आइकन को टर्न कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर सबसे पहले आए। और आप जल्दी से इस वीडियो को, जैसी वीडियो को देख लिया करें तो लाइक दिया करें, अच्छी लगा करें वीडियो, शेयर करें, जिससे दूसरे का भी हेल्प हो। और मैं न्यू वीडियो के साथ जल्दी आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अच्छी सी वीडियो लेके आऊँगा। आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, डिसलाइक करोगे तो इन्वेट होते हैं।
तो इन्वेट मत कीजिए, सजेशन दीजिए, तो मैं आपके सामने और अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। यानी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।